नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और कर रहे होंगे अपनी तैयारी। चलिए, आज जो मॉर्निंग में 6 to 8 का जो सीटेट का पेपर हुआ तो उसकी साइकोलॉजी चेक कर लेते हैं। कितने मार्क्स किसके आने वाले हैं 30 में से फटाफट से लगा के देख लीजिए। मैं पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है दे रखा है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चे की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। देखिए, जब बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं या विस्तारित अवलोकन कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर जो उसकी सीख है, विशिष्ट आयाम मतलब जो हमने उसे सिखाया है और उसकी जो क्षमता है उसमें अंतर करना होना चाहिए। ये एकदम कथन सही है, ध्यान रखना है, करेक्ट है एकदम। क्योंकि जब आप किसी की परीक्षण ले रहे हैं तो हर बार चेंज आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके परीक्षण में कमी है, ये ध्यान रखना है। रीजन सुनिए, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ये कथन भी अपने आप में सही है कि बुद्धिमत्ता जो होती है एक जन्मजात क्षमता होती है और इसे पोषित यानी इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है, जैसे IQ लेवल, तो इसे नहीं बढ़ा सकते। दोनों कथन सही हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो दोनों में रिलेशन भी है, तो इसका फोर्थ वाला जो चौथा वाला उत्तर है वो एकदम सही होगा। इस फोर्थ वाले को आप सही लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास दूसरी क्या कह रहा है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, सभी जेंडरों के वैज्ञानिकों के उदाहरण ले रही है, कोशिश कर रही है कि वे क्या कोशिश कर रही है, जेंडर भेदभाव को मजबूत कहाँ से कर रही है, वो तो सभी का एग्जाम्पल दे रही है। जेंडर पहचान को सक्षम करना गलत है, जेंडर स्थिरता का निर्माण ये भी गलत है, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना, जो जेंडरवाद भावनाएं बनी होती हैं कि लड़के ये कर सकते हैं या लड़कियां ये कर सकती हैं, इस तरह की भावनाओं को तोड़ने का काम कर रही है। तो इसका चौथे वाला जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 हमारे पास कहाँ है, ये रहा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए कथन क्या है, कथन है हमारे पास कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। ये कथन हमारा जो है वो सही लग रहा है, लेकिन पूरी तरह से सही या नहीं है ये देखते हैं। अब लड़कियां मेहनती और ईमानदार होंगी ये गारंटी नहीं दे सकते, जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला वाला कथन भैया गया काम से। दूसरा कथन क्या कर रहा है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक व संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में भी सभी मतभेदों का उत्पाद करते हैं। तो ये वाला भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क लड़के और लड़कियों में, पहली बात तो इसमें रूढ़वादिता को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन जब भी रूढ़वादिता क्या है तो समझ लो कि वो हमारा गलत ही होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा आपका तीसरा, कि दोनों ही कथन क्या है यहाँ पर गलत हैं, दोनों में रूढ़वादिता की बात की गई है, इसीलिए कथन क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा हमारा 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, ये कह रहा है सीखने के विद्यार्थी को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप से देखा जाना चाहिए। जो बच्चे अलग अलग हैं तो उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप से देखा जाना चाहिए, चौथे का उत्तर आपको जानना है। देखिए अब पहला, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता होती है, सही बात है। कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां होती है, ये भी सही बात है। विविधता का सामान्य चित्रण, तो भैया सही है, तीसरा वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। अगर कोई डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है तो वो हमारा उत्तर हमेशा सही होगा। इसका चौथे का तीसरा वाला जो उत्तर है वो एकदम सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है, 5। प्रश्न संख्या 5 ये वाली है, तो आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है वो कि वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है। अब क्या कर रहे हैं, हम आकलन कर रहे हैं किसका, किसी विद्यार्थी ने कितने अंक लाए हैं और दूसरे विद्यार्थी कितने अंक लेके आए हैं, इस औसत की प्रदर्शन तुलना कर रहे हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रारूप संदर्भ। प्रारूप संदर्भ मानक नहीं होगा। मानक जब कहते हैं, जब स्टैंडर्ड वैल्यू किसी बच्चे की परसेंटेज जब हम बता रहे होते हैं तो वो मानक में आता है। कि लाने थे 90% और लेके आया बच्चा इतने %, तो वो मानक में आता है। आत्म हमारा स्वयं के लिए होता है और मापदंड जो होता है वो विद्यार्थियों के आकलन के लिए होता है। तो हमारा जो पहला वाला उत्तर है वो सही आ जाएगा। पहला उत्तर इसका सही है। छठे का देखते हैं, छठवें का कौन सा है। देखिए, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनमें से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जानना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है आपका कि आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को छात्रों का अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव, देखो डर और तनाव वाला नहीं होगा, तीसरा वाला सही नहीं हो सकता। तो जिन जिन में तीसरा है उन सबको हम गलत कर देंगे। ये गलत है, ये भी गलत है, तो हमारे पास पहला और दूसरा बचा। तो यही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका जो छठवां है उसका कौन सा उत्तर सही है, पहला उत्तर एकदम सही है, ध्यान रखना है। डर पैदा नहीं करना भाई। अगला है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। तो उच्च स्तरीय, तो इसमें से कौन सा देगा, आपको देखना है। एक विशिष्ट अखबार का लेख, उल्लिखित संज्ञाओं की पहचान, अखबार को पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं, अखबार को पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्ष के बारे में सोचें, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो कंपैरिजन आ गया, कंपैरिजन आ गया, समझ रहे हो। एनालाइजिंग लेवल पर पहुंच गए हैं आप, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो एनालाइज के बाद 2 ही लेवल बचती हैं, एक क्रिएटिंग होती है और दूसरी इवैल्यूएटिंग होती है। तो समझ लो कि ये जो है आपका एनालाइजिंग लेवल पर है। तो 4th वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा, एकदम उचित आंसर होगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 8। प्रश्न संख्या कौन सा चलेंगे, 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर में भी एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है कथन में, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से असक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। ये कथन जो है वो हमारा एकदम सही है कि जिसका राइटिंग गंदा होगा अध्यापक मान लेता है कि वो पढ़ने में सही नहीं होगा, लेकिन ये 100% सही नहीं है। अगला है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं जो छात्रों को सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं, जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, ये भी सही है अपने आप में, दोनों कथन अपने आप में सही हैं और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। कि जब मैंने पहले देखा, पहले एक बच्चे का राइटिंग खराब था, अब मैं दूसरा बच्चा देख रहा हूँ उसका भी राइटिंग खराब है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये भी बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होगा, जबकि ऐसा बात नहीं है। तो इसका चौथा वाला उत्तर एकदम सही होगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हम 9 पर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ाने के लिए तरीका नहीं है। डायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका नहीं है। विद्यार्थियों की एक अनूठी पहचान व संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इससे बच्चों की लेबलिंग हो जाएगी, ये वाला एकदम गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि एवं संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, तो ये वाला उसका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। दूसरा वाला उत्तर 9 का सही है। अलग अलग पृष्ठभूमि सांस्कृतिक व्यक्तियों की बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर देना, ये गलत होगा। और पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना, ये भी गलत होगा। तो 9 में का दूसरा उत्तर एकदम सही होगा। आगे चलते प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है। प्रश्न संख्या हमारे पास हमने कर लिए 9, 10 नंबर कहाँ है भैया, 10 नंबर 13। देखिए इसमें क्या दे रखा है। 10 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण से होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। अधिगम अक्षमता, लेखन वैकल्य है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पठन वैकल्य है, गत समन्वय वैकल्य है, गुणज वैकल्य है। इनमें से सही कौन सा है, सही मेल कौन सा कर रहा है। तो लेखन में सूक्ष्म पेशियां कौशल बर्तनी को प्रभावित होगा, बर्तनी प्रभावित होगी। दूसरा क्या कह रहा है, संख्याओं, पठन में संख्या नहीं आएंगी भाई, पठन में नहीं आएंगी संख्याएं, गणितज्ञ में आती हैं संख्याएं। तो ये दूसरा और तीसरा गलत है। गुणज में चौथा भी गलत होगा। पहला उत्तर सही हो जाएगा, 10 का पहला उत्तर सही है। आगे चलते प्रश्न संख्या 11 पर। 11 पर क्या कह रहा है,
ऑटिज्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑटिज्म, इसकी मैंने पहचान बता रखी है अपने चैनल पर, आप वीडियो देखते होंगे। स्वलीनता से जूझ रहे छात्रों को आसानी होती है। स्वलीनता से बातचीतों के दौरान आंखों में संपर्क स्थापित करते हैं, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, और तीसरा गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। तो तीसरा जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। ये वाले विद्यार्थी वो होते हैं, ऑटिज्म का मतलब होता है लगातार एक ही जैसी प्रक्रिया करने वाले बच्चों को ऑटिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 12। प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास 12 चलते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम और काल्पनिक शक्ति भी कमज़ोर होती है। तो ये मुझे लग रहा है तीसरा वाला उत्तर गलत लिख रखा है। जिज्ञासा की भावना कम और काल्पनिक शक्ति कमज़ोर नहीं, ज़्यादा होगी। कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 13। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि का विश्लेषण, विद्यार्थी स्वयं की त्रुटि का विश्लेषण खुद कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका विद्यार्थियों के अधिक संज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालना, अधिगम प्रक्रिया को निरर्थक गतिविधि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा। तीसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 14 नंबर प्रश्न संख्या चलते हैं। देखिए अगला क्या है। देखिए घोषणात्मक ज्ञान प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषण ज्ञान के रूप में जाना जाता है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को आमतौर पर कार्यविधि के रूप में जाना जाता है। प्रतिक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है, और घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे। तो भैया यही वाला सही है। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई भी चीज़ कैसे करनी चाहिए, ध्यान रखना है। प्रतिक्रियात्मक इस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं देता। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है 15। जिन विषय वस्तुओं के मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? लंबा और लंबी अवधि के लिए, और सीखने में लंबा समय लगेगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 16 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 16 प्रश्न संख्या कह रहा है आपका शिक्षकों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो इसके कथन के बारे में अगर हम बात करें तो कथन हमारा एकदम सही है कि इस तरह के प्रश्नों को बढ़ावा देना चाहिए। रीज़न क्या है? जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्ममूल्यांकन कैसे किया जाए तो वो इसे समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति के मदद के लिए कर सकते हैं। दोनों सही हैं, दोनों में रिलेशन भी है। तो ऑप्शन भैया बिना पढ़े में बता रहा हूँ 4 चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम लगा लो फटाफट से, चौथा ऑप्शन जो है एकदम सही है। आगे चले। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 17 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? अधिगम के निर्देशन खोज आधारित उपागम है। अधिगम में निर्देशित खोज उपागम है। उपागम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करना। 17 नंबर का कौन सा उत्तर सही होगा? किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। भैया खोज कर रहे हो, पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला क्या है? शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करने के अवसर किए जाते हैं। तो ज्ञान की संरचना के लिए उसके पास स्वयं के अवसर होंगे। ये वाला उत्तर सही हो सकता है, लेकिन 4 उत्तर पढ़ने चाहिए हमेशा। शिक्षक एक तानाशाह, गलत तानाशाह नहीं हो सकता। शिक्षक द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देना, फिर शिक्षक क्या करेगा क्लास में? इसलिए दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। फटाफट से लगा लो। प्रश्न संख्या 18 क्या है? देखिए वीडियो इतनी अच्छी लगी ना लगे, लेकिन आपको अपने उत्तर जानने हैं और सीखना है कि कल के पेपर में सीटेट कैसा आएगा और जो सुबह की मीटिंग का सीटेट है वो कैसा आएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो। प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक बनता है, वो ज़रूर दें आप मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? वैचारिक समझ विकसित करनी है, कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, विद्यार्थी से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, विद्यार्थी से परिभाषा को ज्यों का त्यों लिखना,
तो ये रणनीति प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि यह क्वेश्चन रटने वाला है और मैंने बार बार कहा था रटने वाले उत्तर आपको नहीं लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, नहीं लगाने। प्रश्न संख्या 19, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसमें सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए, सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा 19वें का? मनोज्ञात्मकता होगी, सामाजिक संरचनावाद, मनोविश्लेषण होगा या व्यवहारवाद होगा। तो इसका दूसरा उत्तर एकदम सही है कि जब सैद्धांतिक सिद्धांतों की बात की जाए तो सामाजिक संरचना के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 20। अससन रीजन बहुत है भाई, बहुत हद से ज़्यादा अससन रीजन दे रखे हैं, ध्यान रखना है। पहला क्या है, 20 क्या है देखो। अब इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं और उसकी भावनाओं के अनुमान के लिए है, दूसरे की भावनाओं और उसकी भावनाओं के अनुमान के लिए है। तो हमारा पहला वाला जो है वो एकदम सही है, पहला वाला एकदम सही है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, यानी पहला सही दूसरा, ये दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही होगा 20वें का। आगे चलते प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में क्या कह रहा है समझ लीजिए। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को रणनीति स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है? तो किस प्रकार सक्षम बनाएगा? 21वें का पहला, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न कार्य पर पुनर्वरण प्रदान करेगा। ये करना चाहिए भाई, टीचर को पुनर्वरण जो जरूर देना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चे से कहनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह लिखवा कर नहीं, और वस्तुनिष्ठ भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो पहले वाला उत्तर 21 का सही है, एकदम सेट है, लगा लो भैया। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो व्यक्तिगत रुचि एवं कार्य के से आनंद से अभिप्रेरित होना, पहला ही उत्तर सही है, दूसरों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। व्यक्तिगत दूसरे नहीं आएंगे, आंतरिक में दूसरे नहीं आएंगे, आंतरिक में दूसरे नहीं आएंगे, पहला आएगा, ध्यान रखना है। कल भी अगर ऐसा प्रश्न आता है तो प्रश्न का पोस्टमार्टम कर देना, और पोस्टमार्टम के बाद मुझे बता देना कि आपका उत्तर क्या चल रहा है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं हम 33। अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो, 23 नंबर में क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते, इधर ले आते हैं। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, फिर भी आप एक लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक नहीं करते आप। वीडियो कितनी भी मुश्किल से बना लो, आपका एक लाइक नहीं आता है। आगे चलिए। क्या किसी व्यक्ति के जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषता लाता है जो किसी समाज में निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं? निर्मित जेंडर को क्या करेंगी? परिभाषित करेंगी। तो इसका हो जाएगा विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण है, विकास का स्थिर और अस्थिर दृष्टिकोण है। दूसरे वाला सही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। 23 का उत्तर होगा दूसरे वाला, ये जरूरी नहीं है। योग्यता का अटल वृद्धिशील, ये भी नहीं होगा। प्रकृति परिवेश का प्रभाव नहीं होगा, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? प्रश्न संख्या आ गया 24, फटाफट से देख लीजिए। के दौरान प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो के दौरान, किसके दौरान? 24 का जो सही उत्तर है वो किसके दौरान होगा? देखो, विकासात्मक कार्य करना है और व्यावसायिक पहचान की खोज करना है। तो ये काम मध्य नहीं करेगा, बाल्यावस्था नहीं करेगी, प्रारंभिक नहीं करेगी, किशोर अवस्था, किशोर करेंगे, किशोर ढूंढेंगे रोजगार, किशोर रोजगार ढूंढेंगे और रोजगार के लिए वो भागे फिरेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रश्न संख्या आ गई है कितनी? 25वें नंबर पर पहुंच गए। देखो फिर से ऐसा रीजन, कितने ऐसा रीजन दे रखे, अत्याचार कर रखा छात्रों पे, ये समझ लो। बच्चों के सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखना। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं, ठीक है जी। सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों अनुष्ठानों को पारित करने के कौशल, बहुत बढ़िया, दोनों हैं भैया, दोनों में रिलेशन भी है, यानी चौथा लगा लो, आंख बंद करके लगा लो, क्योंकि दोनों हैं। और सामाजिकरण में जो रीति रिवाज होते हैं वो मेन भूमिका निभाते हैं कि बच्चे इस चीज़ लायक बने। प्रश्न संख्या हमारे पास 26। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? मूर्त सोच संक्रियात्मक सोच क्या होती है, ये आपको समझ होना चाहिए। तो 26 का जो है वो कौन सा होगा? अमूर्त। मूर्त और अमूर्त, अमूर्त कहते हैं काल्पनिक और मूर्त कहते हैं किसी चीज़ को देखकर कल्पना करना। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है जीन पियाजे
जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि विकास के प्रभाव को पर्याप्त रूप से विफल के बाद क्या विफल, दोबारा पढ़ता हूं मैं इस क्वेश्चन को। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर के प्रभाव का पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। कौन सा विचार करने में विफल थे? कौन? जीन पियाजे जी। तो इसका दूसरा हो जाएगा, अनुभव की बात उन्होंने नहीं की थी, परिपक्वता, सांस्कृतिक, ये सब है। दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हम 23, क्या कह रहा है? 23 नहीं, आगे चलते, आगे इधर है भैया 23, आपके लिए पेपर करना पड़ रहा है इस सेट। अगला क्या है? निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए, एक सही सुमेल युग्म कौन सा है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उन्मीकरण, अधिक से अधिक संख्याओं में सबसे अधिक क्या है? सबसे अच्छा कौन है? अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। कानून और व्यवस्था का उन्मीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय को सिद्धांतों का कायम रखना। तो ये वाला जो है ये सही है, ये कॉलर से लिया गया है। किससे लिया गया है? कॉलर से लिया गया है, ध्यान रखना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? कॉलर वाला होगा, कि कॉलर ने उसने व्यवस्था की थी कि जब चोर ने दवाई चुराई थी, ये पूरी कहानी है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। दूसरा वाला सही है, कॉलर से लिया गया। आपने अगर नहीं देखा तो इसी चैनल पर वीडियो, वहाँ जाके देख लीजिए, और प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जाना। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई मैंने, आवाज़ आनी दुनिया भर की, लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने वीडियो बना के तैयार की है। प्रश्न संख्या 29, जीन पियाजे और लेव बायस्क्यू के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? दोनों समान कैसे हैं? भाषा संज्ञान को प्रभावित निर्धारित करती है, संस्कृत को सीखने का गहरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों का विकास चरणों में होता है, चरणों में कहा था, जीन ने कहा था चरणों में कहा था, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये दोनों के लिए सही होगा। ये पहले वाला जो तीसरे वाला है वो आपको लग रहा होगा सही होगा, लेकिन ये केवल भाई साहब किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था, लेव बायस्क्यू ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा वाला सही होगा। आगे चलते, प्रश्न संख्या है अंतिम 30वां है, लेव बायगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था। क्या प्रस्तावित किया था? लेव बायगोत्स्की ने किया था, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है जिसका वे कार्य में भी शामिल होते हैं, जिससे वो दूसरों को जिन्हें वे दूसरों से सहयोग से कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों में देखा होगा, बच्चे किसी भी काम के लिए हाँ कर देंगे, हाँ हम कर लेंगे, भले ही कोई भी और करवा रहा है उस काम को, तो ये केवल बच्चों में होता है। बड़ा व्यक्ति होगा, सोच लेगा, दिमाग लगा लेगा, बोले ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं इस काम को नहीं करूँगा। तो आपके इसमें 30 में से कितने उत्तर सही गए आप देख लीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम। और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फिलहाल मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, इसके बाद ही नेक्स्ट और जो शाम का पेपर हुआ है उसकी वीडियो में अपलोड करके मैं रात को 8 या 9 बजे तक आपके सामने भेज दूंगा। दोनों को फटाफट कर लेना और कल का एग्जाम दे आना। बेस्ट ऑफ लक।